हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ठीक है, हमने बेटा बायोलॉजी के बारे में बायोलॉजी पढ़ रहे थे। हम बायोलॉजी के अंदर हम पढ़े थे बेटा, रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, कुछ चैप्टर्स पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था हेमेटोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, हेमेटोलॉजिकल सिस्टम यानी कि हमने पढ़ा था ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि भाई जो आरबीसी है, आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन क्या, आरबीसी का शेप वगैरह क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से इन्फेक्शन में डब्ल्यूबीसी का नंबर इंक्रीज होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग की भी बात की थी। ठीक है, तो आज हम दोबारा स्टार्ट करते हैं वहां से बेटा। देखो, ब्लड ग्रुप्स तो हमारी बॉडी के अंदर बेटा नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के अंदर कितने टाइप के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं बेटा? नॉर्मली लोगों के अंदर 4 टाइप के। ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ध्यान से सुनो, जो ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है या ओ है, ये किस बेसिस पे है? तो ये बेसिस पे है बेटा, किसके बेसिस पे? एंटीजन के बेसिस पे या एंटीबॉडी के बेसिस पे। तो सबसे पहले अगर ब्लड ग्रुप ए है तो ये ब्लड ग्रुप ए इसीलिए है बेटा क्योंकि इसके पास जो एंटीजन है वो कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन। ब्लड ग्रुप ए के पास कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन। और एंटीबॉडी कौन सी है बेटा? एंटीबॉडी है एंटी बी। कौन सी एंटीबॉडी है? एंटी बी। और किस किस को डोनेट कर सकता है बेटा? सुनो, ब्लड ग्रुप ए तो मान लो ये एक आरबीसी है। आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। इसलिए कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ बेटा? ब्लड ग्रुप हुआ ए। और अगर इसके पास ए एंटीजन है तो ए के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनाएगा हमेशा। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि एंटीबॉडीज हमेशा उस एंटीजन के खिलाफ बनेगी जो एंटीजन इसके पास प्रेजेंट नहीं है। कौन सा एंटीजन नहीं है इसके पास? इसके पास एंटीजन बी नहीं है, तो ये किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा? बी के खिलाफ। किसके खिलाफ बनाएगा? बी के खिलाफ। तो ये बेटा बी के खिलाफ बनाएगा, तो इसका मतलब कि बेटा बी ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप को बी दिया जा सकता है क्योंकि बी के खिलाफ क्या बनाएगा? एक और चीज, कैन डोनेट टू और कैन रिसीव फ्रॉम। से ब्लड डोनेट कर सकता है ए ब्लड ग्रुप और किस किस से रिसीव कर सकता है? तो जो ब्लड ग्रुप ए है वो किस किस को डोनेट कर सकता है? ए को और ए बी को। ए को इसलिए कर सकता है क्योंकि दोनों एंटीजन मैच खाते हैं। ए बी को इसलिए कर सकता है क्योंकि ए बी यूनिवर्सल क्या है बेटा? रिसीवर है। और ए बी क्या है? किसी भी ब्लड ग्रुप के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बना रहा है। ए बी के पास दोनों एंटीजन होते हैं, इसलिए ए बी सब ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। और किस किस से बेटा? ए को ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप को किस किस से ब्लड मिल सकता है? रिसीव किस किस से करेगा? ए और ओ से करेगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है बेटा? ब्लड ग्रुप है बी। बी के पास कौन सा एंटीजन है बेटा? बी एंटीजन। ठीक है, अगर इसके पास बी एंटीजन है मतलब मान लेगा आरबीसी है, इस आरबीसी की सरफेस पर कौन सा एंटीजन है? बी। और इसी एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनाते हैं? एंटी ए, क्योंकि इसके पास कौन सा एंटीजन नहीं है बेटा? एंटीबॉडी, ओ सॉरी, जिसके पास आरबीसी के पास जो एंटीजन नहीं होता उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। तो जो ब्लड ग्रुप बी है उसके पास बी एंटीजन है, बी के खिलाफ तो एंटीबॉडी बनेगी नहीं। कौन सा एंटीजन नहीं है इसके पास? इसके पास एंटीजन ए नहीं है, तो किस बनेगी? एंटीबॉडी ए के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट किस किस को डोनेट कर सकता है बेटा? बी और ए बी को। किस किस से रिसीव कर सकता है? बी और ओ से रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे ए बी की, तो ए बी को एक और नाम से जानते हैं बेटा, ए बी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर। और ए बी जो होता है आरबीसी, उसकी सरफेस पे दोनों एंटीजन होते हैं, ए एंटीजन भी होता है और बी एंटीजन भी होता है। जब इसकी सरफेस पे दोनों एंटीजन होते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, ठीक है, तो इसके पास एंटीजन की कमी तो है नहीं, तो ये किसी की एंटीबॉडी नहीं बनाता। नो एंटीबॉडी प्रोड्यूस, नो एंटीबॉडी प्रोड्यूस। ठीक है, और ये किसको डोनेट कर सकता है? ए बी। ए बी केवल और केवल किसको डोनेट कर सकता है? सिर्फ ए बी को डोनेट कर सकता है और किसी को सकता, लेकिन ले किसे सकता है बेटा? सारे ब्लड ग्रुप से। ए से भी ले सकता है बेटा, ए बी वाला ब्लड ग्रुप, बी से भी रिसीव कर सकता है, बी से भी रिसीव कर सकता है, ओ से भी रिसीव कर सकता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिवर्सल रिसिपिएंट या यूनिवर्सल रिसीवर। नेक्स्ट कौन सा ब्लड ग्रुप है बेटा? नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, नेक्स्ट ब्लड ग्रुप है ब्लड ग्रुप ओ। ओ को क्या? यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर। और इसके पास एंटीजन की बात करें, एंटीजन ऑन आरबीसी, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। नन, नन मतलब नो एंटीजन इज प्रेजेंट। कोई भी एंटीजन इसके पास प्रेजेंट नहीं है। और ये एंटीबॉडी बनाता है, किसके खिलाफ बनाता है बेटे? ए के खिलाफ, बी के खिलाफ, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है ना। जिसके पास जो एंटीजन नहीं होता उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, तो किसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी? ए के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी और बी के लिए एंटीबॉडी बनेगी। ठीक है, और ये किस किस को डोनेट कर सकता है? जो ओ ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है बेटा, वो ए को भी डोनेट कर सकता है, बी को भी डोनेट कर सकता है, ए बी को भी और ओ को भी। इसको क्या कहते हैं बेटा? यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? यूनिवर्सल
डोनर। और ले किससे सकता है, रिसीव किससे कर सकता है, बस ब्लड। रिसीव केवल और केवल किससे कर सकता है, ओ से कर सकता है। किससे कर सकता है बेटा, ओ से रिसीव कर सकता है। नेक्स्ट बात करें तो बेटा आरएच सिस्टम की, जो आरएच सिस्टम है, ठीक है, आरएच सिस्टम, आरएच सिस्टम के अनुसार बेटा सबसे पहला आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर क्या होता है बेटा, रीसस फैक्टर। क्या होता है, रीसस फैक्टर। जिस भी आरबीसी के पास आरएच होगा, आरबीसी के पास अगर आरएच होगा तो वो क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। मान लो एक ब्लड ग्रुप है, एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप ए। अगर ए के आरएच भी है इसके पास, तो बेटा इसको क्या कहा जाएगा, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। कैसा ब्लड ग्रुप, ए पॉजिटिव। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, आरएच फैक्टर यानी रीसस फैक्टर अगर ये किसी ब्लड सेल्स के ऊपर यानी आरबीसी के ऊपर पाया जाता है तो बेटा वो ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है, पॉजिटिव कहलाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ सुनो, अगर आरएच है तो पॉजिटिव, और जो आरएच पॉजिटिव होती है ना, वो कितनी पॉपुलेशन होती है बेटे, 85% पॉपुलेशन क्या होती है, आरएच क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है, यानी आरएच फैक्टर प्रेजेंट होता है। और आरएच फैक्टर को एक और नाम से जानते हैं, डी एंटीजन। किस नाम से जानते हैं, डी एंटीजन ऑन आरबीसी। अगर आरबीसी की सरफेस पे डी एंटीजन है तो मतलब आरएच फैक्टर पॉजिटिव। और आगे एक बीमारी होती है बेटा, इसमें होती है बेटे प्रेगनेंसी में। अब होता क्या है इसके अंदर कि प्रेगनेंसी के अंदर आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की बीमारी होती है, और ये बीमारी का नाम है बेटा इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ये अब नॉर्मल जो कंडीशन डेवलप हुई है, और ये किसके अंदर होती है, हेमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। और इसको प्रिवेंट कैसे करा जाता है, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन दे करके, रोगाम। कब बेटा, विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। होता क्या है इसके अंदर, ध्यान से देखो, देखो देखो होगा क्या, सबसे पहले मदर है और फीटस है। फीटस का ब्लड ग्रुप मान लो क्या है, आरएच पॉजिटिव, और मदर का ब्लड ग्रुप कैसा, आरएच नेगेटिव। ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप कैसा, आरएच नेगेटिव। तो होगा क्या, इफ मैटरनल ब्लड comes into contact with fetal blood and if is इनकम्पैटिबिलिटी, अगर RH का है इनकम्पैटिबल है, अगर RH दोनों का मिल नहीं रहा है, देन मैटरनल will produce anti-RH antibodies, anti-RH antibodies। अगर बेटा मैटरनल ब्लड फीटल ब्लड के साथ कांटेक्ट में आता है तो क्या बनाएगा बेटा, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से मैटरनल ब्लड एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी, एंटीबॉडीज विल डिस्ट्रॉय फीटल ब्लड सेल, फीटल ब्लड सेल। और इसी को क्या बोलते हो बेटा, इसी को बोलते हो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। क्या बोलते हैं इसे, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ठीक है, दोबारा से सुन लो, अगर मान लो मदर है, मदर का ब्लड ग्रुप है आरएच नेगेटिव, बच्चे का ब्लड ग्रुप है आरएच पॉजिटिव, और अगर क्या होता है बेटा, मैटरनल ब्लड ग्रुप बच्चे का ब्लड ग्रुप दोनों का मैच नहीं करता है, मैटरनल ब्लड ग्रुप क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा फीटल की आरबीसी के खिलाफ। तो वो जब आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो उसको बोलेंगे बेटा क्या, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, या फिर हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न, यानी कि बच्चों में आरबीसी का ब्रेकडाउन होने लगेगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, अब इस कंडीशन को अगर बचाना है तो उसके लिए क्या करते हैं, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या कहते हैं बेटा, ठीक है, एंटी डी इंजेक्शन देते हैं, एंटी डी, जिससे क्या करता है कि ये क्या करता है बेटा, एंटी डी जो भी फीटल ब्लड सेल्स मैटरनल ब्लड के अंदर गई है, ठीक है, और मदर का ब्लड स्टिमुलेट होगा एंटीबॉडी बनाने के लिए, उसको स्टिमुलेट नहीं होने देगी। कैसे, ये फीटल ब्लड सेल्स को जाके कवर कर लेगा और उसको एक्सक्रीट आउट कर देगा मैटरनल ब्लड से। इससे फायदा ये होगा कि मदर की बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं होगी बच्चे के फीटल ब्लड सेल्स के लिए। ठीक है, तो ये था बेटा आपका इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस। ठीक, एक बार बेटा इसे देख लो, जिसे लिखना है बेटा लिख लो इसे एक बार। फिर आगे चलते हैं बेटा, एक बार देख लो इसे।
चलो बेटा ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, चलो आया समझ, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आपका, ठीक है, आरएच के बारे में और डिसीज के बारे में। जो कौन सी डिसीज थी बेटा, एराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है कोगुलेशन के बारे में। किसके बारे में, कोगुलेशन। यहाँ पे कुछ टर्म्स बताई हुई है बेटा, ये टर्म्स याद रखनी है आपने। सबसे पहला कोगुलेशन, या फिर इसे कहते हैं हेमेसिस, यानी कि ब्लड को लॉस होने से रोकना बेटा, ठीक है। जब भी हमें इंजरी होती है, हमारी ब्लड वेसल रप्चर होती है, तो ब्लड लॉस होता है। उस ब्लड को बचाने के लिए बेटा क्या होता है, लॉस से बचाने के लिए हमारी बॉडी में क्लोटिंग मैकेनिज्म होता है, ब्लड का क्लोट बनता है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं बेटा, उसके क्लोट बनने से लेकर के बेटा क्लोट डिसॉल्व होने तक ये जो पूरी प्रोसेस होती है ब्लड लॉस से बचाने की, उसको क्या बोलते हैं बेटा, हेमाटोस्टेसिस, ठीक है। तो अब हेमाटोस्टेसिस ओकर इन 3 स्टेजेस। कितने स्टेज में होती है बेटा, 3 स्टेजेस में होती है। वो कौन कौन से 3 स्टेज होती है। सबसे पहली स्टेज होती है वास्कुलर स्पाज्म। क्या होती है, वास्कुलर स्पाज्म। व्हाट इज वास्कुलर स्पाज्म। वास्कुलर जो स्पाज्म होता है ना बेटा, वो क्या होता है, वास्कुलर स्पाज्म कि जैसे किसी को इंजरी हुई, क्या हुई, इंजरी, और क्या हुई, कैपिलरीज डैमेज, कैपिलरीज डैमेज। जैसे इंजरी होती है, कैपिलरीज डैमेज होती है, तो तुरंत क्या हो जाता है बेटा, वैसोकंस्ट्रिक्शन। क्या हो जाता है, तुरंत वैसोकंस्ट्रिक्शन, इमीडिएटली वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। अच्छा, वेसल्स के इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होता है बेटा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट क्या बनाती है बेटा, प्लग बनाती है, यानी कि प्लेट जहां पे भी कैपिलरीज रप्चर हुई है ना, सारी प्लेटलेट आती है और वहां पे ब्लॉकेज करती है, क्या बनाती है बेटा, प्लग बना लेती है, ताकि कोई और ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। प्लेटलेट क्या करती है, अटैच हो जाती है, एडिशन कर लेती है, एक्टिवेट हो जाती है और एग्रीगेट हो जाती है। प्लेटलेट्स बेटे क्या करती है, जैसे एक्टिवेट होती है तो प्लेटलेट स्वेल हो जाती है, हो जाता है, तो वो क्या करती है, ब्लड वेसल्स में जहां पे भी ब्लड वेसल रप्चर हुई है, उस रप्चर पे जाके क्या कर देती है, अटैच हो जाती है, प्लग बना लेती है, ब्लॉकेज कर देती है, ताकि वहां से कोई और ज्यादा ब्लड लॉस ना हो पाए। नेक्स्ट बात करें तो बेटा कोगुलेशन कैस्केड। व्हाट इज कोगुलेशन कैस्केड बेटा, कोगुलेशन कैस्केड की अगर बात करें तो कोगुलेशन कैस्केड क्या होता है, जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर क्या करते हैं बेटा, एम्पलीफाई करते हैं अपना रिस्पांस, या फिर ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है, ठीक है। क्या होता है बेटा, ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं बेटा कुछ टर्म्स की, टर्म्स के बारे में देखना। सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट टेस्ट है पीटी बेटा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम। नॉर्मल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कितना होता है बेटा, 11 से 13 सेकंड्स तक। कितना होता है बेटा, 11 से 13 सेकंड्स तक। और कौन सा पाथवे टेस्ट करते हैं इसके अंदर, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। कौन सा पाथवे टेस्ट करते हैं, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे। और इसका क्लिनिकल यूज क्या होता है, मॉनिटर वारफेरिन थेरेपी। क्या करती है बेटा, मॉनिटर करते हैं किसकी, वारफेरिन की थेरेपी को मॉनिटर करा जाता है। कौन सी थेरेपी को बेटा, वारफेरिन। वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट है, जब वो दी जाती है तो उसे मॉनिटर करते हैं, ठीक है बेटा। दूसरा है INR, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो। ये कितना होता है बेटा, नॉर्मल 0.1। और थेराप्यूटिक की बात करें तो कितना होता है बेटा, थेराप्यूटिक यानी कि जब थेरेपी दी जा रही होती है तो 2 से 3। और इसके अंदर कौन सा पाथवे, पाथवे किसके पाथवे, ये ब्लड क्लोटिंग के पाथवे। 2 पाथवे होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। और दोनों के अंदर बेटा कॉमन पाथवे होता है। तो इसके अंदर क्या है बेटा, एक्सट्रिंसिक और कॉमन पाथवे, ये दोनों टेस्ट हो रहे हैं। और जो आपका INR है वो किसे बताता है बेटा, स्टैंडर्डाइज पीटी रेशो, स्टैंडर्डाइज प्रोथ्रोम्बिन टाइम को बताता है। तीसरा क्या है बेटा, तीसरा है APTT। APTT क्या है, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, ठीक है। अब इसके अंदर हम कितना देखते हैं टाइम बेटा, 25 से 35 सेकंड। और ये किसे बताता है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है इससे। जो APTT है, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन पासिंग टाइम, ये किसको बताता है, इंट्रिंसिक पाथवे को, इंट्रिंसिक पाथवे का टाइम बताता है। कितना इंट्रिंसिक पाथवे का टाइम बेटे, 25 से 35 सेकंड्स। और इसको कब मॉनिटर किया जाता है, जब इसे हेपरिन थेरेपी देते हैं। कब मॉनिटर करा जाता है, जब हेपरिन थेरेपी देते हैं। अगला क्या है बेटा, ब्लीडिंग टाइम। क्या है, ब्लीडिंग टाइम। अच्छा, ब्लीडिंग टाइम कब करते हैं बेटा, ब्लीडिंग टाइम कितनी देर का होता है, 1 से 3 मिनट्स का। कितने मिनट्स का, 1 से 3 मिनट्स। और ये प्लेटलेट के फंक्शंस को और वेस्कुलर फंक्शंस को बताता है। और इससे हमें एक चीज पता चलती है, क्या पता चलती है, प्लेटलेट के डिसऑर्डर्स पता चलते हैं। किसके डिसऑर्डर्स पता चलते हैं, प्लेटलेट के। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा क्लोटिंग टाइम, किसकी, क्लोटिंग टाइम की। क्लोटिंग टाइम कितना होता है बेटा, 5 से 8 मिनट। और ये क्या बताता है, पूरे ब्लड की क्लोटिंग के मैकेनिज्म को बताता है। और किसके लिए यूज किया जाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है बेटा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ब्लीडिंग डिसऑर्डर। हीमोफीलिया क्या होता है बेटा, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा,
नेक्स्ट है प्लेटलेट काउंट। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट कितना होता है बेटा? 1.5 लाख से 4.5 लाख। ठीक है, प्लेटलेट काउंट क्या होता है बेटा? जब भी इंजरी होती है, जब भी हमारी ब्लड वेसल डैमेज होती है, तो जहां से ब्लड लॉस हो रहा होता है बेटा, उस रप्चर्ड ब्लड वेसल से वहां पे आके क्या आ जाते हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट आके क्या बना लेते हैं बेटा? प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन करते हैं, तो ब्लीडिंग को स्टॉप करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं। और ब्लीडिंग को स्टॉप करने से बेटा क्या होता है? आगे क्लोटिंग मैकेनिज्म इनिशिएट होता है, फिर ब्लड का क्लोट फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। एक बात और, अगर बेटा प्लेटलेट कम है 1 लाख से, तो क्या लेने पड़ते हैं आपको? चांस, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग होता है। क्या होता है? रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। और आपको क्या लेने पड़ते हैं बेटा? ब्लीडिंग प्रिकॉशंस। ब्लीडिंग प्रिकॉशंस, आपको ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये हो सकते हैं टूथ ब्रश है, उसके हार्ड ब्रिस्टल नहीं होने चाहिए, कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स ना खेले, चोट वगैरह ना लगे जिनके अंदर ब्लीडिंग होने के चांस कम हो। तो बेटा ब्लीडिंग प्रिकॉशंस ये होते हैं, इनको ध्यान में रखना है कि अगर प्लेटलेट काउंट कम है तो ब्लड लॉस नहीं रुक पाएगा जल्दी से, इसलिए उस पर्सन को क्या करना है बेटे? ब्लीडिंग प्रिकॉशन रखने हैं। ये जो बेटे टर्म्स है ये किसको बता रही है? ये बता रही है बेटे ब्लड क्लोटिंग के पाथवे को बता रही है। जैसे पीटी आईएनआर किसको बता रही है? एक्सट्रिंसिक पाथवे को। एपीटीटी किसको बता रही है? इंट्रिंसिक पाथवे को। इनका कितना टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के साथ साथ इनको क्लिनिकल यूज कहाँ होता है। ठीक है, एक बार अच्छे से चार्ट रीड कर लो बेटा, इनका यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, किस किस के लिए हो रहा है, कितने टाइम पीरियड में हो रहा है। ठीक है, चलो करो बेटा इसे, फिर आगे हम करते हैं। हो गया बेटा ये, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है बेटा? नेक्स्ट चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या है बेटा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है बेटा? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसको रिवाइज करेंगे कि क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्या क्या उस टॉपिक्स के अंदर से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, सबसे पहले मैं वैसे बताता हूँ नॉर्मली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में किसकी स्टडी करते हो? कार्डियो यानी हार्ट, और वैस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स की। ठीक है, और सिस्टम यानी कि कंटेन करता है बेटा, ये क्या काम करता है? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, ऑल ओवर द बॉडी। ठीक है, तो अब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर सबसे पहले देखो होता क्या है। हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है, पंप्स ब्लड। किसमें ब्लड को पंप करता है बेटे? आउटा में। ठीक है, आउटा क्या है बेटा? लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी। आउटा से क्या बनती है? आर्टरीज। अलग अलग ऑर्गन के पास ब्लड जाता है। देखो हार्ट ने क्या करा? ब्लड को पंप करा, किसके अंदर पंप करता है? अरोटा के अंदर। आउटा के बाद किसमें ब्लड जाता है बेटे? आर्टरीज के अंदर। आर्टरीज क्या करती है? अलग अलग ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है।
और आर्टरीज जब किसी टिश्यूज या ऑर्गन्स के अंदर जाती है ब्लड को सप्लाई करने, तो बेटा किसमें डिवाइड हो जाती है? कैपिलरी। आर्टरीज डिवाइड होती है बेटा जिसमें? आर्टरियोल्स में। आर्टरियोल्स क्या है? स्मॉलर आर्टरीज, स्मॉलर आर्टरीज, ठीक है। आर्टरियोल्स किसमें जुड़ते हैं बेटा? आर्टरियोल्स डिवाइड होते हैं, सॉरी, कैपिलरीज में। कैपिलरीज क्या करती है बेटा? परफ्यूजन करती है। कैपिलरीज से फ्लूइड लीक होता है, सारे टिश्यूज को सप्लाई होता है, फिर कैपिलरीज फ्लूइड इकट्ठा करती है, क्या बनाती है जुड़ के? वेन्यूल्स। वेन्यूल से जुड़ के क्या बनता है? वेन। वेन से क्या जुड़ के बनता है? वेना कावा। और वेना कावा किसके पास जा रहा है? हार्ट के पास। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में साइकिल चलती है, ठीक है। क्या साइकिल चलती है? कि जो हार्ट है वो पंप करेगा ब्लड को किसके अंदर बेटा? अओर्टा के अंदर। अओर्टा किसके पास देगा? अओर्टा किसमें डिवाइड होगा? आर्टरीज में। अरोटा से आर्टरीज की ब्रांचेस बनेगी, अलग अलग ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर आर्टरीज जाएगी, और किसमें डिवाइड करेगी? आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स किसमें और फर्दर डिवाइड करेगा? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करेगी बेटा? परफ्यूजन करेगी। और एक और चीज, कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। और कैपिलरीज किसको देगी ब्लड? वेन्यूल्स को। किसको देगी? वेन्यूल्स को। और वेन्यूल्स से क्या मिलेगा? मिलके वेन्स, और वेन्स मिलके क्या बनाएगी? वेना कावा। वेना कावा इज लार्जेस्ट वेन। क्या है वेना कावा? लार्जेस्ट वेन है। और वेना कावा जाकर के कहाँ पे जुड़ेगी? हार्ट के पास। कहाँ पे जुड़ेगी? हार्ट के पास। वेना कावा किससे अटैच होगी? हार्ट से अटैच होगी, ठीक है। एक बार ये देखो बेटा, इसको लिखना है, लिखो। चलो हो गया बेटा ये। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हार्ट की, ठीक है। ओवरव्यू देते हैं हार्ट का। तो जो हार्ट है बेटा, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर्स होते हैं। कितने चेंबर होते हैं बेटा? 4 चेंबर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं हार्ट के बारे में। इधर देखो, जो हार्ट है, हार्ट को बेटा बीच से क्या कर रखा है बेटा? बीच से इसको ना राइट और लेफ्ट पोर्शन में क्या कर रखा है बेटा? स्पेसिफाई कर रखा है। तो ये जो हार्ट को बेटा सेपरेट कर रहा है राइट और लेफ्ट पोर्शन के अंदर, इसको क्या कहते हैं बेटा? सेप्टम। क्या कहते हैं इसको? सेप्टम। क्या कहते हैं बेटा? सेप्टम। अब ऊपर देखो, हार्ट है बेटा, कितने चेंबर्स होते हैं हार्ट के पास? 4 चेंबर्स होते हैं, ठीक है। और 4 चेंबर किस वजह से होते हैं? एक तो बेटा लेफ्ट और राइट में डिवाइड है हार्ट, और ऊपर से इनके बीच में क्या होते हैं बेटा? वॉल्व्स होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्व्स, ठीक है। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? वॉल्व्स। और ये वॉल्व क्या करते हैं? इसको डिवाइड करते हैं अपर और लोअर पार्ट में। तो जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट को हम बोलते हैं आर्ट्रियम। क्या बोलते हैं अपर पार्ट को? आर्ट्रियम। लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ये वाला राइट साइड है, ये वाला लेफ्ट साइड है, तो इसका नाम क्या हो गया है? राइट आर्ट्रियम, ठीक है। राइट साइड है और ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलते हैं, तो क्या नाम हो गया? राइट एट्रियम। अच्छा, अपर वाले पार्ट को एट्रियम ही बोलते हैं, लेकिन ये किस साइड है? लेफ्ट साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले को क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। जो इस साइड है बेटा, राइट साइड है, इसको क्या बोलेंगे? राइट वेंट्रिकल। इसे क्या बोलेंगे बेटा? लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये बेटा 4 चेंबर्स, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं बेटा? ट्राइकस्पिड। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं इसे? ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो ये वॉल्व होता है लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। क्या बोलते हैं इसे? मिट्रल वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। क्लियर है ये बात?
चलो उसके बाद बेटे बात करें जो बायकस्पिड है, बाय का मतलब क्या है 2 और ट्राई का मतलब है 3, तो 3 कस्प जैसे स्ट्रक्चर, 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहते हैं इसको ट्राइकस्पिड। और उसके अंदर कितने कस्प होते हैं बेटा 2 कस्प जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं बायकस्पिड। ठीक है ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हार्ट है जो बेटा, हार्ट के अंदर जो राइट आर्टरियम है, राइट आर्टरियम सबसे पहला चेंबर है। सबसे पहले ब्लड कहाँ पे आता है राइट एट्रियम में, फिर ब्लड कहाँ आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर ब्लड कहाँ आता है लेफ्ट आर्टरी में, फिर ब्लड कहाँ आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले ब्लड आता है बेटा राइट आर्टरी में। कहाँ से ब्लड आता है राइट आर्टरी में? 2 बड़ी बड़ी वेन्स होती है बेटा, लार्जेस्ट वेन हमारी बॉडी में। ऊपर वाली का नाम होता है बेटे सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम होता है? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा ब्लड लाती है बेटा आपकी बॉडी के सुपीरियर पोर्शन से। और दूसरी होती है बेटा इंटीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये ओपन कहाँ पे होती है? सुपीरियर वेना कावा भी राइट आर्टरी में होती है, इंफीरियर वेना कावा भी कहाँ होती है? ओपन राइट आर्टरी में होती है। ठीक है, कहाँ ओपन होती है? राइट आर्टरी में ओपन होती है। ये भी राइट आर्टरी में ओपन होती है। तो सबसे पहला चेंबर क्या हो गया बेटा? राइट आर्टरी में ब्लड आया। फिर जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है बेटे, जब राइट आर्टरियम पूरा भर जाता है तो ब्लड किस में आता है बेटे? राइट वेंट्रिकल में। कैसे आता है? जब राइट आर्टरियम पूरा भर जाता है तो कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन के साथ वो सारा ब्लड किसके अंदर आता है? राइट वेंट्रिकल के। अब जो राइट वेंट्रिकल है बेटा वो क्या करता है? राइट वेंट्रिकल यहां से राइट वेंट्रिकल क्या करता है? यहां से बेटा पल्मनरी आर्टरी निकालता है। क्या निकालता है यहां से? पल्मनरी ट्रंक। क्या बोलते हैं इसे बेटा? चलो ऊपर नाम लिखता हूँ, यहाँ नाम लिखता हूँ। क्या निकालता है बेटा? पल्मनरी ट्रंक, पल्मनरी ट्रंक। ये जो पल्मनरी ट्रंक है ये आगे जाके किसमें डिवाइड होता है बेटे? 2 पल्मनरी आर्टरी, राइट पल्मनरी आर्टरी, राइट पल्मनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, राइट और लेफ्ट पल्मनरी आर्टरी। अब ये जो दोनों पल्मनरी आर्टरीज होती है बेटा, ये कहाँ पे जाती है? लंग्स के पास गैस एक्सचेंज करती है और ये वापस आती है। क्या बन के आती है बेटा? पल्मनरी वेन। और वो पल्मनरी वेन किसके साथ अटैच होती है? जब ये वापस आती है बेटा पल्मनरी वेन बन के। ठीक है, तो ये पल्मनरी वेन कहाँ पे ओपन होती है? पल्मनरी वेन ओपन होती है बेटे आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, एक सेकेंड में नाम मिटा दूं। ठीक है, तो ये ओपन कहाँ पे होती है बेटा? ये ओपन होती है किसमें? लेफ्ट आर्टरी में। क्या है ये बेटा? पल्मनरी वेन। कौन सा ब्लड लाई है बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाई है, O2 वाला ब्लड लाई है। कहां से लाई है? लंग्स के पास गैस एक्सचेंज करके। ठीक है, दोबारा सुनो। सबसे पहले कहां पे था? राइट आर्टरी में ब्लड, फिर कहां पे गया? ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से पल्मनरी ट्रंक के द्वारा कहां गया? पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी कहां गई? लंग्स के अंदर गैस का एक्सचेंज किया। वहां से क्या आई है? पल्मनरी वेन। और पल्मनरी वेन किसके अंदर ड्रेन करेगी? जो ऑक्सीजन लेके आई है, ऑक्सीजन लेके आई है वो सारा ब्लड ड्रेन करेगी किसमें? कौन सा हिस्सा था? ये था लेफ्ट आर्टरियम। कौन सा था? लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम किसमें ब्लड भेजेगा बेटे? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा बेटे, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे ब्लड जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से भी ब्रांच निकलती है बेटा एक, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी इस तरीके से बेटा क्या निकलेगी? ब्रांच निकलेगी। ठीक है, और ये कहां जाके ओपन होगी बेटा? ये ऊपर जाके ओपन होगी। क्या बोला जाएगा इसे? अरोटा। क्या बोला जाएगा? अरोटा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां ब्लड जाएगा? ऑल ओवर द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसमें गया? अरोटा के अंदर। ऑल ओवर द बॉडी ब्लड चला गया बेटा। ठीक है, इस पूरे चार्ट की समरी देता हूं मैं एक बार, देखो। सबसे पहले ब्लड कहां था? सुपीरियर वेना कावा। एक तो सुपीरियर वेना कावा में था, और कहां था? एंड इंफीरियर वेना कावा, एंड इंफीरियर वेना कावा। कहां ब्लड गया इनसे? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहां पे ब्लड गया बेटा? किसके द्वारा गया? थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल्व। किसके द्वारा गया? ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा कहां गया बेटे? ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा गया है ये। ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा कहां गया बेटे? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल ने ब्लड कहां पे भेजा? राइट वेंट्रिकल ने भेजा पल्मनरी ट्रंक। पल्मनरी ट्रंक किसमें डिवाइड थी? पल्मनरी ट्रंक डिवाइड थी राइट पल्मनरी आर्टरी
राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी ट्रंक के बाद जब ये जाएगा लंग्स के पास, किसके पास, लंग्स के पास, ठीक है, गोस टू लंग्स फॉर गैस एक्सचेंज, गैस एक्सचेंज। और जब गैस एक्सचेंज आता है तो पल्मोनरी वेन्स ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। किसके पास लेके आती है, टू राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ब्लड गोस टू लेफ्ट वेंट्रिकल, कहां जाता है ब्लड फिर, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके द्वारा थ्रू, किसके द्वारा होके जाता है बेटा, बाइकस्पिड वॉल्व, किसके द्वारा होके जाता है, बाइकस्पिड वॉल्व। और बाइकस्पिड वॉल्व के बाद कहां जाता है, लेफ्ट, कहां जाता है बेटा, बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा, बाइकस्पिड वॉल्व के द्वारा जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप्स ब्लड इनटू आउटा। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड कहां पे पंप कर देता है, आउटा में। और आउटा क्या करता है बेटे, ऑल ओवर द बॉडी अलग अलग ब्रांचेस बनाता है, उन ब्रांचेस से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन और टिश्यूज को क्या करता है बेटा, ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। ये ब्लड का सर्कुलेशन था। अभी क्या क्या रह रहा है बेटा इसमें पढ़ना, भी हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं आगे, कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि अब जो हार्ट है, हार्ट का ब्लड कहां से आ रहा है, कौन कौन से चेंबर है, अब हम पढ़ेंगे बेटा इसके बारे में कि अब जो हार्ट है, हार्ट की लेयर कौन कौन सी होती है, हार्ट बीट कैसे करता है, हार्ट के अंदर कंडक्शन सिस्टम क्या होता है, हार्ट के अंदर वॉल्व कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, साउंड कौन कौन सा आता है, हार्ट की कार्डियक साइकिल कितनी देर के लिए चलती है, बीपी क्या होता है, बीपी के फैक्टर्स क्या होते हैं अफेक्ट करने वाले, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटे, इसे रिवाइज कर लेना बेटा, और एक कोशिश करना आपकी जो बुक्स होगी उससे एक बार प्लीज रिवाइज करना कार्डियोवास्कुलर चैप्टर, ठीक है। हम यहाँ पे बेटे फटाफट उसको रिवीजन करेंगे, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट बेटे फॉर योर एग्जाम्स।